फ्लो स्टेटमेंट क्या कहते हैं कि चैप्टर 3 शब्दों से बना है। पहले इनका वर्ड जो शब्द लिखे हुए हैं यहाँ पे वर्ड लिखे हुए हैं, इनका मतलब समझते हैं। कैश का मतलब क्या है, फ्लो का मतलब क्या है, स्टेटमेंट का मतलब क्या है। ठीक है, बैलेंस शीट पता है सभी को। बैलेंस शीट कुछ हॉरिजॉन्टल भी होती है, वर्टिकल भी होती है, बट आइटम दोनों में सेम आती है। प्रेजेंट करने का तरीका दोनों का अलग होता है। वर्टिकल में क्या होता है, सिर्फ लंबाई में होती है। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, कुछ इस तरीके से होती है। इक्विटी एंड लायबिलिटी इधर साइड आती है और आपकी एसेट्स इधर साइड आती है। ठीक है, अच्छा पहले हम इनका मतलब समझते क्या है। कैश का मतलब क्या है, पैसा या फिर पैसे के बराबर, जैसे कि बैंक का बैलेंस होता है। आप बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट कराने जाते हैं, राइट। मान लीजिए आपकी पॉकेट में अभी 10,000 रुपए, आपने कहा कि मेरे को अभी यूज नहीं है, मैंने क्या किया, बैंक में जमा करा दिया। जब भी मुझे जरूरत होगी मैं उसको क्या कर लूंगी, निकलवा के ले आऊंगी। मेरे को रिक्वायरमेंट होगी, मैंने निकलवा लिया। इसकी मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने क्या किया, उनको अरेंज कर लिया। तो ऐसी आइटम्स लेनी है कैश के अंदर जिसको हम विद इन फ्यू एफर्ट्स, जिसकी ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, कम मेहनत के हिसाब से, कम टाइम के ड्यूरेशन के, और बिना कोई अमाउंट कटे। कहते हैं ना कि 100 के बदले तुम्हें 90 रुपए मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वो सभी आइटम किसमें आएगी, कैश में आएगी। जैसे कि मेरे पास सबसे पहले तो क्या है, कैश इन हैंड है। सबसे पहला आइटम तो यही है। दूसरा मेरे पास क्या है, बैंक का बैलेंस है बेटे। ठीक है, दूसरा मेरे पास, तीसरी मेरे पास क्या आएगी कि कोई भी ऐसी सिक्योरिटी जिसको मैं मार्केट में किसी भी टाइम किसी भी प्लेस में मैं क्या कर सकती हूँ, सेल कर सकती हूँ। सेल करने का मतलब क्या है कि मान लीजिए मेरे पास ये बुक रखी हुई है, ठीक है, इस बुक को मैं क्या कर सकती हूँ, सेल करके दुकानदार से मैं क्या कर सकती हूँ, पैसे ले सकती हूँ। तो ऐसी सिक्योरिटीज भी होती है, जैसे कि अभी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था शेयर वाले चैप्टर कि कंपनी के जो शेयर होते हैं उसको हम सेल कर सकते हैं, और सेल करने के बदले में इन्वेस्टर्स को क्या मिलने वाला है, पैसे मिलने वाले। ठीक है, सो ये सारी की सारी सिक्योरिटीज जो कि मार्केटेबल सिक्योरिटी, राइट, सिक्योरिटी जो कि मार्केटेबल है, इसकी ऐसी सिक्योरिटी जिसको हम कभी भी किसी भी टाइम सेल करके पैसे की अरेंजमेंट कर सकते हैं, राइट। अच्छा, नेक्स्ट क्या आएगा कि कोई भी इन्वेस्टमेंट, अब देखो इन्वेस्टमेंट भी होती है, अब वो डिपेंड करता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कैसी है, लॉन्ग टर्म ये करंट है कैसी। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट है तो वो यही है। क्यों, करंट इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड कितना होता है, विद इन 1 ईयर। अगर मैं वेरी शॉर्ट रन की बारे में बात कर रही हूँ, वेरी करंट की बारे में बात कर रही हूँ, तो वो आ जाती है 1 महीना 3 महीने के अंदर। तो ये क्या है, यहाँ पर आपकी करंट इन्वेस्टमेंट भी किसका पार्ट होने वाली है, कैश की बारे में बात करते हैं। तो कैश हो गया, कैश एंड ये सभी क्या है, ये आपकी इक्विवेलेंट, राइट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लियर है, पहले वर्ड का मतलब समझ में है कि कैश का मतलब क्या होता है। देन उसके बाद आ जाता है फ्लो। फ्लो का मतलब क्या समझते हैं, आना जाना बोल रहे हैं, मूवमेंट कह सकते हैं कि पहले आप उस स्थान पे थे फिर अब उस स्थान पे आ चुके हो, इसकी चेंज हो रही है पोजीशन, राइट। तो मैं यहाँ ये लिख सकती हूँ कि फ्लो का मतलब ये भी हो सकता है कि मूवमेंट, या मैं कह सकती हूँ कि आपका क्या हो सकता है, चेंज, राइट, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब ये बताओ कि चेंज आपका हमेशा पॉजिटिव भी होगा, चेंज आपका नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, राइट। कि कहने का मतलब ये है कि आपका चेंज पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास कोई मशीन थी, फैक्ट्री में प्रोडक्शन करने के लिए, गारमेंट्स की प्रोडक्शन करने के लिए मैंने मशीन लगाई, ठीक है। अब मशीन मैंने लगाई, अब लगाई है तो जब मैंने उसको खरीदा, मान लीजिए 2023 के अंदर मैंने उसको खरीदा था 10 लाख रुपए, ठीक है, 10 लाख रुपए। अब इसकी 2024 में जो वैल्यू हो सकती है वो दो हो सकती है, या तो वो 11 लाख की हो जाए या वो 8 लाख की हो जाए, हो सकती है नहीं हो सकती। अगर वो 11 लाख पे हो जाती है तो मेरा चेंज कितने का है बेटे, 1 लाख का है, आया नहीं है। और वो कैसा चेंज आया है, पॉजिटिव चेंज आया बेटे, ठीक है। अगर मैंने कहा कि 1 लाख से मेरा चेंज किसके ऊपर आया, तो कैसा चेंज आ रहा है, नेगेटिव चेंज आ रहा है, तो इसको यहां दिखाएंगे कितना है, 2 लाख। तो जब भी हम क्या करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव के साइन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव के बैलेंस को एज इट इज शो करेंगे, बट जब भी नेगेटिव का बैलेंस है उसको हम ब्रैकेट से शो करेंगे। समझ में है। तो कहने का मतलब है कैश के रिगार्डिंग कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, वो चेंजेस आपके पॉजिटिव भी चेंजेस हो सकते हैं और नेगेटिव भी चेंजेस। इज इट क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट क्या लिखा
लिखा हुआ है? स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर सारी की सारी इंफॉर्मेशन लिखी है, किसके रिगार्डिंग? कैश के फ्लो के रिगार्डिंग। अब मैं इसकी डेफिनेशन रीड करने के बारे में बात करूंगी कि बुक के अंदर लिखा हुआ है कि कैश फ्लो का मतलब क्या है कि आपके बिजनेस में कितना इनफ्लो है, कितना आउटफ्लो है। तो यहाँ पे दो शब्द है, एक तो क्या है मेरे पास? इनफ्लो है, और दूसरा मेरे पास क्या है? आउटफ्लो है। इनफ्लो का मतलब क्या है बेटे? पैसे आ रहे हैं। आउटफ्लो का मतलब क्या है? अच्छा, पैसे कब आएंगे? फॉर एग्जाम्पल बता दो, जल्दी से पढ़ा दो। जब भी कुछ भी चीज में क्या कर रहे हो? सेल कर रहे हो, राइट? तुम सभी ने बताया, याद रखना इस चीज को, सेल कर रहे हो। आउटफ्लो कब होगा? जब हम किसी चीज को परचेज करें, राइट? या मैं कह सकती हूँ बाय करें। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब मैंने मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं आप सभी की बुक्स का एग्जाम्पल लेती हूँ। +2 जब तुम्हारी हो जाएगी, तुम लोग क्या करोगे? इस बुक्स का सेल करोगे, नहीं करोगे? अब आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है, आप सभी यहाँ खड़े हैं, सभी +2 के स्टूडेंट। एक्चुअली ये सिलेबस में आपको बता देती हूँ, बताया भी हुआ, बीकॉम में भी आता है, एमकॉम में भी आता है, ये सभी चैप्टर्स। अब यहाँ सभी स्टूडेंट्स खड़े हैं, ठीक है, इनके पास क्या है? बुक्स है। इधर क्या है? ये सेलर है। क्या ये? सेलर। ये सभी के सभी बच्चे सेलर के पास जाएंगे, क्या लेकर? बुक लेंगे। दौड़े दौड़े गए, दुकानदार ने इनकी बुक ले ली और उसके बदले में क्या दे रहे हैं इसको? कैश दे रहे, मनी दे रहे, नहीं दे रहे, है ना? अब दो थोड़ा सा सोच रहे हैं इस बात को, इनके पास से क्या गई है? जो कि कहीं ना कहीं इनकी एसेट्स थी, कि तुमने सारा साल इसके साथ पढ़ा, वो तुम्हारी एसेट्स थी, तुम्हें ज्ञान दे रही थी, तुम्हारी नॉलेज एनहांस कर रही थी। एसेट्स वही तो होती है कि ऐसी संपत्ति, ऐसी आइटम जो कि आपको इन फ्यूचर में बेनिफिट देके जाए। ये डेफिनेशन इसकी मतलब यही है। अच्छा, मैंने क्या किया? अपनी एसेट्स को क्या किया? अब यहाँ पे कम हुई है, नहीं हुई है? कि मेरे पास मान लीजिए सबके पास पहले 6 बुक थी, सबने अकाउंट से बुक सेल कर दी, तो सबके पास अब कितनी रह गई? 5 रह गई। तो एसेट्स क्या हुई है? कम हुई है। बट इन केस में ये पूछूं कि पैसा आया है या नहीं आया? आया है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में जस्ट ओनली किसकी एंट्री की जाएगी? पैसे आने की एंट्री की जाएगी, पैसे जाने की एंट्री की जाएगी। ये नहीं देखा जाएगा कि आपकी एसेट्स बढ़ रही है, घट रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है, घट रही है, इसका डजंट मैटर। यहाँ पे बस मैटर किया जा रहा है कि आपके पास पैसा आ रहा है तो उसको रिकॉर्ड करो पॉजिटिव में, जा रहा है तो उसको माइनस कर दीजिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब आप क्या करेंगे? +2 करोगे, +2 के बाद आप कहीं एडमिशन लोगे, नहीं लोगे, फिर उसकी और बुक खरीदोगे। खरीदने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इधर साइड आप लोगे, ये वाला पैसे लेके चल रहे हैं खरीदने, आपको आगे ग्रेजुएशन की बुक चाहिए, फाउंडेशन की बुक, किसी भी तरह की बुक चाहिए, ठीक है, तो आप कहाँ जाओगे? दुकानदार के पास जाओगे, सेलर के पास जाओगे, और ये आपको क्या देगा? बुक्स देगा। और इस टाइम आपके पास क्या होगी? बुक्स बढ़ रही है, घट रही है? बढ़ रही है। एसेट्स दैट मींस बढ़ रही है, बट कहीं ना कहीं आपकी पॉकेट से ये ऐसे कहोगे, नहीं नहीं अंकल ऐसे दे दो, दे देंगे तुम्हें? नहीं देंगे ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैंने क्या नोट करवाया कि यहाँ से क्या हो रहे हैं? पैसे आपके पास से, मनी क्या हो रही है? आउट फ्लो हो रही है, और यहाँ पे मनी क्या हो रही थी? इन फ्लो हो रही है। आई होप अब ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि इनफ्लो आउटफ्लो का मतलब क्या है, चेंजेस कैसे कैसे। यहाँ पे चेंजेस क्या था? पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं। यहाँ पे चेंजेस क्या है? नेगेटिव चेंज आ रहे हैं। बट अगर मैं किसी एक ही आइटम के साथ कंपेयर करूं तो यहाँ पे चेंजेस इस तरीके से दिखेंगे। बाकी क्वेश्चंस में समझ में, ठीक है। जब मैं इसको पूरा पूरा ऐसे फॉर्मेट में दिखाऊंगी, उसे क्या करेंगे? स्टेटमेंट करेंगे। समझ में आया? अच्छा, इतना समझ में आया तो आई होप बाकी चीजें अब आपको आसान लगे, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देती हूँ। अब एक एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए ना आपको 3 एक्टिविटीज करनी है। मैं नाम लिख देती हूँ, फिर हम उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपके पास क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसके बाद क्या है आपके पास? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। देन उसके बाद क्या है आपके पास? फाइनेंशियल एक्टिविटी, राइट। इन तीनों एक्टिविटी से क्या बनने वाला है? हमारा कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से नजर आएगी कि पहली एक्टिविटी यहाँ है ऑपरेटिंग एक्टिविटी,
इसकी स्टेटमेंट यहाँ लिखी जाएगी। देन उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, उसकी आंसर मतलब इक्वेशन जो होंगी यहाँ पे लिखी जाएगी। देन फाइनेंशियल एक्टिविटी है, उसकी इक्वेशन यहाँ लिखी जाएगी। इस तरह से तीनों का जिसका प्लस माइनस का बैलेंस होगा देन यहाँ पे फाइनल शो कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। और ये एग्जाम के अंदर कम से कम ये जो चैप्टर है ना कैश फ्लो स्टेटमेंट का 10 से 15 नंबर आते हैं। अकेला चैप्टर आसान भी है, सिंपल भी है, पर थोड़ा सा कहते हैं लेंथी है। तीनों एक्टिविटीज होती है। एक एग्जांपल लेते हैं, आपको कोई बिजनेस करना है, फॉर एग्जांपल स्टेशनरी का बिजनेस करना है, कोई गारमेंट का बिजनेस करना है, ठीक है। अब आपको बिजनेस करना है, दिमाग में आया, क्यों आया? ऑब्वियस है, प्रॉफिट कमाना होगा। उस प्रॉफिट को कमाने ऐसी सोच विचार में थोड़ी ना होगा, आपको कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ेगी। इसकी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी करनी पड़ेगी। अच्छा, मैंने सोचा कि मेरे को स्टेशनरी का बिजनेस करना है, मुझे मेरे बुक्स की रिगार्डिंग या कुछ भी सब स्टेशनरी का सामान खरीदना वहाँ पे, ठीक है। सो मुझे उस बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए पहले मुझे क्या चाहिए? लैंड, पैसा चाहिए। लैंड से तूने बोल दिया, लैंड ऐसे मिल जाएगा? लैंड को खरीदने के लिए या फिर रेंट पे आने के लिए तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए। तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होने वाली है वो किस चीज की है? मनी की। पर्सन के दिमाग में तो आ गया कि मेरे को बिजनेस करना है, बिजनेस करने के लिए पहले ये देखेगा कि मेरे पास पैसा कितना है, राइट। फिर उसने देखा कि मेरे बिजनेस में कम से कम 20 लाख रुपए लगने वाले। कितने बंद लगने वाले? 20 लाख रुपए। पर जैसे उसने अपने घर पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखा, कुछ भी देखा, बाकी चीजें सब देखी उसने, ठीक है। उसने देखा कि मेरे पास तो बैलेंस केवल और केवल 12 लाख रुपए है, इसकी मेरे पास खुद का पैसा कितना है? तो 8 लाख रुपए कहां से अरेंज कर सकते हैं? लोन लेगा और शेयर लेंगे। और जल्दी से रिकॉल करो कि आपने बताया लोन लेंगे, उससे पहले शेयर लेंगे, फिर उसके बाद डिबेंचर भी लेंगे। लेंगे नहीं लेंगे? लेंगे नहीं लेंगे? इनसे पैसा अरेंज हो जाएगा। लोन आपका कैसा बात की जा रही है, चाहे वो शॉर्ट टर्म लोन बैठे या फिर लॉन्ग टर्म, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, दोनों लोन, ठीक है। यहां पर जैसे मैंने इनको इशू किया, ये ऑब्वियस है, इन दोनों को तो क्या करोगे आप? इशू करोगे, शेयर को इशू करोगे, डिबेंचर को इशू करोगे, और बैंक के पास जाओगे, बैंक वाले पैसे दे देंगे जिसे लोन कहेंगे। इनको अरेंज करने के लिए मैंने ये सभी चीजें की। कहीं ना कहीं मेरी लायबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पता है कि 3 साल के बाद, 4 साल के बाद मुझे इनका क्या देना है? पैसा वापिस देना है। बट कहीं ना कहीं एट प्रेजेंट मेरे पास क्या हो रहा है? पैसे अरेंज हो रही है। मुझे किसके बारे में देखना है? पैसे अरेंज होने के बारे में देखना है। कितने पैसे मेरे पास आ रहे हैं, कितने पैसे मेरे पास से जा रहे हैं, मुझे उसके बारे में देखना है। लायबिलिटी बढ़े घटे मैंने पहले बता दिया कि तुम्हें उसके बारे में नहीं देखना। अच्छा, क्या कोई भी आपको ऐसे ही पैसे दे देगा? कुछ चार्ज नहीं करेगा क्या? बैंक वालों के पास जाओगे तो कि बैंक हमें पैसा दे दो लोन का, और बैंक तुम्हें ऐसे हाथ बांध के दे देगा? नहीं देगा ना। क्या चार्ज करेगा? इंटरेस्ट चार्ज करेगा। इसी तरीके से हमने शेयर के ऊपर पढ़ा था कि शेयर के ऊपर हमें क्या देना पड़ता है? डिविडेंड देना पड़ता है। तो ये क्या है? डिविडेंड देना पड़ेगा। इसको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसको भी क्या देना पड़ेगा? अच्छा, इस पर ये वाली लाइन कंपनी के लिए इनफ्लो है आउटफ्लो है? मुझे ये बताओ। इनफ्लो है, या लिख दूं मैं इनफ्लो। इधर साइड कंपनी के लिए क्या है? खर्चा है। तो मैं इसको क्या लिखूं? इसको यहाँ से मिटा के मैं ऊपर कर रही हूँ कि मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट थी यहाँ। तो ये मेरे पास क्या है? आउटफ्लो, राइट। इतना समझ में आया? क्लियर है माइंड में पिक्चर? अच्छा, यहाँ पर 2 पॉइंट और लिखो कि बैंक से आप क्या ले रहे हो? ओवरड्राफ्ट हो रहा है या फिर कैश क्रेडिट। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है? जितनी लिमिट है उससे ज्यादा में आप क्या कर रहे हो? पैसे बैंक से निकलवा रहे हो। और ये फैसिलिटी आपके जो करंट अकाउंट होते हैं उनको फैसिलिटी दी जाती है, ठीक है। सो ये फैसिलिटी वैसे आपकी करंट नेचर की होती है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं करंट नेचर की आइटम भी यहाँ पे होती है। कैश क्रेडिट भी कुछ इस तरीके की फीचर होती है। बस आपको ये 2 पॉइंट एक्स्ट्रा में याद रखने हैं कि ये भी यहीं पे है।
अगर इनका बैलेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसके आपने बढ़ रहा है का मतलब क्या है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, बट कहीं ना कहीं मेरे पास क्या हो रहा है, पैसे अरेंज हो रहे हैं, तो अरेंज होंगे तो ये क्या होगी, इनफ्लो। अगर मुझे इनके ऊपर कुछ इंटरेस्ट देना पड़ रहा है तो मेरे लिए क्या है वो, समझ में आए? ये सारी की सारी आइटम अगर यहाँ लिख दूं मैं, तो किसकी एक्टिविटी होगी, फाइनेंशियल एक्टिविटी। क्लियर, समझ में आया? कोई दिक्कत है? याद करने की 1% की भी जरूरत नहीं है, अदरवाइज याद करने बैठ जाओ तो फिर भूलोगे। स्टोरी के साथ याद रखना कि पैसों की जरूरत थी, मैं इन्हीं से पैसे रेज कर सकती हूँ, इनके विद रिस्पेक्ट मेरी कॉस्ट क्या है कि वो मेरी आउटफ्लो है। इज इट क्लियर? समझ में आया? अच्छा, बाद में मैं पूरा ड्रॉ करके दिखाऊंगी, लिख के दिखाऊंगी, पहले अभी समझ। ठीक है, पैसे अरेंज होंगे मेरे पास, पैसे अरेंज होने के बाद अब उस पैसों का करोगे क्या? कहते हैं हाँ 20 लाख रुपए चाहिए थे, 20 लाख रुपए मैंने जैसे तैसे करके किया, बैंक से लिया, शेयर से इशू किए, मैंने जो किया 20 लाख रुपए मेरे पास आ चुके। ठीक है, अब 20 लाख मेरे पास आ तो गए, उसका करूं क्या? अब बताओ क्या करना है? जो बिजनेस सोचा था उसके ऊपर लगाओगे, सिंपल सी बात है। मेरे को फैक्ट्री लगानी है तो मैं फैक्ट्री के ऊपर लगाऊंगा, मेरे को बिल्डिंग खरीदनी है, मुझे बिल्डिंग खरीदनी है, या फिर मुझे रेंट पे लेना है, मुझे रेंट करना पड़ेगा। इसकी जो मैंने बिजनेस सोचा था, जिसके लिए मैंने पैसे अरेंज किए, अब उस पैसे को मैं क्या करने वाली हूँ, इन्वेस्ट करने वाली हूँ। यही कह सकते हैं। अच्छा, ये पैसे जैसे ही मेरे पास आ गए हैं, इस पैसे को क्या करने का टाइम आ गया है, अच्छा इन्वेस्ट करनी है। सिंपल सी बात है, मशीनरी खरीदनी है, मैं फर्नीचर खरीदनी है, मैं लैंड खरीदनी है, कुछ भी, तो सीधा सीधा मैं ये कह सकती हूँ कि जितने भी आपके पास क्या है फिक्स एसेट्स है, वहां पर मैं जब इन्वेस्ट कर रही हूँ, इन्वेस्ट करने का मतलब यहाँ पर है कि मैं उसको खरीद रही हूँ, तो खरीदने के टाइम क्या होगा मेरे पास, बताओ क्या होगा, क्यों होगा आउटफ्लो, पैसे जा रहे हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा, मैंने मेरी लैंड खरीदी, मैंने कहा मैंने मैंने फर्नीचर खरीदा, मैंने कहा मैंने मेरी जो बिल्डिंग थी वो खरीदी है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने बिल्डिंग की 2 परचेज की, 1 2 1, लैंड मैंने एक ही परचेज की, फर्नीचर के जो मान लीजिए सोफा सेट मैंने खरीद लिए मेरे बिजनेस के लिए, होगा स्टेशनरी के बिजनेस में कहाँ से सोफा, मैं मेरे गेस्ट को मतलब जो कस्टमर उनको सर्विस दे रही हूँ अच्छी वाली, ठीक है, सोफे में बैठा गया, ठीक है, तो ये भी मैंने क्या कर दिया 8-10 पेयर मंगवा दिए, 8-10 पेयर मंगवा दिए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, इनको मैंने खरीदा, तो मेरे पास से क्या हुआ है, ये सामान मेरे पास आए और इन विद रिस्पेक्ट क्या गया मेरे पास से, कैश गया। अब कैश गया की एंट्री होगी या फिर एसेट्स की एंट्री होगी, कैश की एंट्री क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। अच्छा, इनके आने की मींस की इनके बाय करने की, इनके बाय करने की, इनके बाय करने से फॉर्म के अंदर से मींस की स्टेटमेंट के अंदर क्या हुआ, आउट फ्लो हो, सिंपल सी बात। अच्छा, 1 महीने के बाद मैंने देखा कि जो जो फर्नीचर मैंने खरीदा था ना, 8-10 जो पेयर मैंने सोफे के खरीदे थे वो ज्यादा है, मेरे को केवल 4 पेयर चाहिए, ठीक है, 8 है, सॉरी 10 मान लेते हैं, 10 है, मेरे को केवल कितने चाहिए, 4 चाहिए, तो बाकी के बचे 6 पेयर मैं क्या करूंगा, उनको रिटर्न कर देंगे, इसकी सेल कर देंगे, कर देंगे नहीं कर देंगे। तो मैंने क्या किया, इनमें से कुछ जो पेयर्स हैं उनको मैंने क्या कर दिया, सेल कर दिया। सेल करने का मतलब क्या है, पैसा आया है, सामान मेरे पास से, तो आने की एंट्री क्या होगी, इसे मैं क्या कहूंगी, मेरे पास इन फ्लो। तो इनडायरेक्टली मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि जब भी हम सामान को खरीदेंगे, पॉकेट से पैसा जाएगा, पॉकेट से पैसा जाएगा, तो हम उसे क्या कहेंगे, और जब हम किसी चीज को सेल करेंगे तो क्या होगा, पैसा आएगा। समझ में आया? अच्छा, अब कंपनी ने कहा कि मेरे पास 20 लाख रुपए थे, मान लो मैं जिसने बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने कहा कि मेरे पास 20 लाख रुपए थे, मेरे तो केवल भी 15 लाख रुपए लगे हैं बिजनेस में, तो मतलब कि मैंने ज्यादा ओवर थिंकिंग कर ली थी कि मेरे को 20 लाख चाहिए। अब भाई 5 लाख रुपए जो मैंने अरेंज कर दिए, इसको मैं अपने पॉकेट में डाल के रखूं, क्या उसके कुछ मिलेगा मुझे, मुझे क्या करना चाहिए उसके बदले में, रिफंड को कह रहे हैं कि नहीं 3 साल के बाद होगा तुम्हारा। अब इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मैं भी इन्वेस्ट कर सकती हूँ कहीं पे, ऐसी जगह इन्वेस्ट करूँ जहां से मुझे रिटर्न क्या मिले, ज्यादा मिले, या तो मैं बैंक में इन्वेस्ट करूँ, मैं कहीं पे इन्वेस्ट करूँ, मैं लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करूँ। तो यहाँ पे क्या लिख दूँ, नॉन करंट जो भी इन्वेस्टमेंट कर रही है, हमारा जब पैसा बच गया है, तो मैं जब इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, मेरी पॉकेट में जो 5 लाख रुपए रखे थे वो मेरी पॉकेट से क्या हो रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट जब मैं कर रही हूँ तो मैंने क्या किया है, आउटफ्लो हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट करना दैट मींस किसी भी
सिक्योरिटीज के अंदर, किसी भी बैंक के अंदर मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, तो वो क्या होगा, मेरा आउटफ्लो ही होगा। अच्छा, इनसे मेरे को रिटर्न भी मिलेगा, जैसे मुझे उनको देना पड़ रहा था। जब आपको यहाँ पे रिटर्न रिसीव हो, चाहे वो डिविडेंड के फॉर्म में रिसीव हो, चाहे वो इंटरेस्ट के फॉर्म में रिसीव हो, चाहे किसी भी फॉर्म में रिसीव हो, ये दो ही पॉइंट होते हैं वैसे, इंटरेस्ट और डिविडेंड। अगर मेरे को यहाँ पे ये लिखा हो कि क्वेश्चन के अंदर रिसीव है, तो किसका पार्ट है बेटे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट और डिविडेंड पेमेंट करना है, तो सिंपल सी बात है, हमने पैसे अरेंज किए होंगे विद रिस्पेक्ट से हमने पेमेंट करनी है। अगर ये लिखा हो कि हमें रिसीव हो रहा है, तो दैट मींस हमने इन्वेस्ट किए हुए थे, हमारी इनकम हो रही है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का वो पार्ट होगा। क्लियर है समझ में? दोबारा से रिपीट करूं, सुनो। मैंने यहाँ पे पैसे अरेंज किए थे बेटे, वहां पर लोगों ने, तो मान लीजिए मेरे को पैसों की जरूरत है, तुम सबने मेरे को क्या दिए, पैसे दिए, ठीक है। तो आप लोग ने क्या एक्सपेक्टेशंस की होगी कि मैं आपको कुछ ना कुछ रिटर्न मिले, तो मेरे लिए खर्चा है, ठीक है, तो मेरे लिए तुम्हारे लिए खर्चा है। जब मेरे पास एक्स्ट्रा में पैसा बचा, तो मैंने तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। अब एक्सपेक्टेशन किसकी होगी, मेरी होगी। अब मेरे लिए वो इनकम है, तो जब भी रिसीव्ड लिखा हो, चाहे वो डिविडेंड हो, इंटरेस्ट हो, किसका पार्ट है, और जब वो पेमेंट लिखा हो, तो मेरे लिए वो खर्चा है। यहाँ पे मैं ही हूँ, ठीक है। आप मेरी जगह अपने आप को रखो, खुद को रखो यहाँ पे कि हाँ मेरे को पैसा चाहिए था, मैंने अरेंज किया, मेरे पास खर्चा हुआ तो आउटफ्लो हो रहा है, और जब मैंने मेरे ही पैसे को इन्वेस्ट किया, तो मेरे लिए क्या होगा, इनकम होगी। सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। सो मैं इनडायरेक्टली मैं यहाँ पे ये कहना चाह रही हूँ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर या तो आप फिक्स एसेट्स के रिगार्डिंग सेल करेंगे, या फिर मैं कहूँ कि उसके अंदर बाय करेंगे, या फिर यहाँ पर दो पॉइंट आते हैं आपके, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, या तो इसको बाय करेंगे या फिर इसको सेल करेंगे। बाय करेंगे तो पैसा, बाय करेंगे बेटा इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, और सेल करेंगे तो पैसा आएगा। यहाँ पे इसका समझ में आया, क्लियर समझ में? मेरे को कैश से मतलब है कि कैश आ रहा है या कैश जा रहा है, वो देखो। क्लियर? यहाँ तो कोई दिक्कत? पहली एक्टिविटी होगी, दूसरी एक्टिविटी। अब ये बताओ कैसी कैसी आइटम रहेगी बिजनेस में। मेरे पास लॉन्ग टर्म लोन्स भी होगी, बोरोइंग्स जिसे हम कहेंगे, ये वाला पार्ट नॉन करंट भी हो गया, लायबिलिटी, कैपिटल भी होगी मेरे पास, इधर साइड से मेरे पास एसेट्स भी होगी, नॉन करंट एसेट्स। बचा क्या? करंट बचे हैं। करंट नेचर की आइटम कहाँ आएंगी, सारी की सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सिंपल था। जैसे मैंने कहा कि मैंने जो मेरे ट्रेड रिसीवेबल थे, मेरे क्रेडिटर्स थे, मेरे डेटर्स थे, पता है क्या होता है? फिर भी मैं थोड़ा रिकॉर्ड कर देती हूँ, ध्यान से सुनना। जो मेरे पास जो डेटर का मतलब क्या है, कंपनी के लिए डेटर हमेशा कहाँ आते हैं, एसेट साइड आते हैं, और जो क्रेडिटर होते हैं वो किधर साइड आते हैं, कहाँ आते हैं, लायबिलिटी साइड आते हैं, और वो भी करंट की तरफ आती है, करंट की तरफ आती है। ऐसा क्यों? मान लीजिए यहाँ पर ही मैं दो पर्सन को ले रही हूँ, ये क्या है, सेलर है, और ये क्या है, बायर है। इज इट क्लियर? बायर ने सामान खरीदा सेलर से, ठीक है, ध्यान दो इधर साइड। बायर ने सामान खरीदा कहाँ से, सेलर से। सामान इसने क्या कर दिया, इसको दे भी दिया, फिर इसने इससे पेमेंट कही कि इतना, मान लीजिए 800 रुपए का सामान हो गया, तो इसने कहा कि बायर कहता है मेरे पास अभी क्या नहीं है, पैसे नहीं। तो क्या होगा, इस टाइम पैसे किसको मिलने थे, सेलर को मिलने थे, पर दिए किसने नहीं, तो इन फ्यूचर किसको पैसे मिलेंगे, तो सेलर के अकाउंट में ये जो बायर है वो क्या होगा, डेटर होगा, क्योंकि फ्यूचर में इसको क्या मिलने वाला है, पैसे मिलने वाले। तो फ्यूचर में जो बेनिफिट देकर जाते हैं उसे क्या बोला जाता है, एसेट बोला जाता है, राइट। और जो पर्सन है उसे क्या बोलेंगे हम, डेटर बोलेंगे। समझ में आया? ठीक है। इन केस मान लीजिए सेलर ने कोई सामान खरीदा किसी से उधार, मैं इसके विद रिस्पेक्ट एंट्री कर रही हूँ, ध्यान से सुनना, इसके विद रिस्पेक्ट, समझ में आया? मान लीजिए इसने अपनी दुकान के अंदर सामान फिल करना था, ठीक है, ये स्टेशनरी का बिजनेस मान लीजिए, स्टेशनरी की जो कॉपियां होती हैं, पेन होते हैं, पेंसिल होते हैं, सब कुछ इसको फिल करना था। ये एक अपने जो होलसेलर उसके पास गया, उसने कहा कि हाँ जी बाबू जी मेरे को सामान प्रोवाइड कर दो। इसने सामान प्रोवाइड किया, और ये कहता है अभी मेरे पास पैसे नहीं। अब सेलर खुद गए, तो इस केस में अपनी ही बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या बन गया, इसकी बुक्स अकाउंट है, और इसकी ये वाला पॉइंट क्या बन गया, क्रेडिटर बन गया। क्रेडिट होता है कि इन फ्यूचर इसके दिमाग में ये बना देगा कि मुझे क्या करना है, जिससे मैंने सामान खरीदा उसको क्या करनी है, पेमेंट करनी है, तो उसे इसलिए उसे क्या बोलते हैं, लायबिलिटी बोलते हैं, लायबिलिटी साइड में आते हैं उसको क्या बोलेंगे, क्रेडिटर। इसके बुक्स ऑफ अकाउंट में ये क्या है,
क्रेडिटर है, और उसके लिए अगर बात करें तो वो क्या है, डेबिट। समझ में आया? क्लियर है? तो सीधा सीधा अगर मैं कंक्लूजन ड्रॉ करूं, फाइनेंशियल एक्टिविटीज के अंदर सारे के सारे पैसे के अरेंज होने के बारे में बात करें, नाम से क्लियर है, फाइनेंशियल एक्टिविटी, पैसा कहां से अरेंज होगा और उसके ऊपर जितने भी खर्चा होने वाला वो डिसाइड है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर क्या आएगा, नॉन करंट एसेट्स आएंगे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर क्या आएगा, सारे के सारे वर्किंग कैपिटल वाला पॉइंट आएगा, मींस की कैपिटल, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब इसमें एक और पॉइंट देख लेते हैं। इसके अंदर एक और पॉइंट आ रहा है, साथ ही साथ जिन चीज़ों को मैंने अरेंज किया है, मैंने पैसे जितने 20 लाख रुपए, 8 लाखों की रिक्वायरमेंट थी मुझे एक्स्ट्रा में, जो 12 लाख रुपए मेरे पास ऑलरेडी थे, 8 लाख रुपए जो मैंने अरेंज किए हैं, इनको अरेंज कर लिए, कुछ टाइम पीरियड होगा, मान लीजिए 3-4 साल, 5 साल, 6 साल, कुछ तो टाइम पीरियड होगा ना। उस टाइम पीरियड के बाद हमें क्या करनी पड़ेगी, उस पर्टिकुलर चीज़ की पेमेंट करनी पड़ेगी। जब मैंने चीज़ों को अरेंज किया था तो मेरे पास क्या हुआ था, पैसा आया था, और जब मैं चीज़ों को क्या करूँगी, रीपे करूँगी, तो मेरे पास क्या होगा, पैसा जाएगा। तो यहाँ पे चाहे इनको बोला गया है रिडम्पशन, क्या बोला गया है, रिडम्पशन। अगर शेयर की बात की जा रही है, अगर डिबेंचर की बात की जा रही है, तो उनको रिडीम किए जाते हैं। अब क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि मैम ये डिबेंचर्स रिडीम, शेयर रिडीम नहीं होते, आप यही कह रहे थे ना कि शेयर रिडीम नहीं होते, बट कौन से शेयर बोला था मैंने, इक्विटी शेयर्स कभी भी रिडीम नहीं होते, प्रेफरेंस शेयर रिडीम होते हैं, डिबेंचर्स रिडीम होते हैं। इक्विटी शेयर्स की मैच्योरिटी टाइम जब तक होती है जब तक हमारी कंपनी की लाइफ टाइम होती है, यही डिस्कस किया था। सो दैट्स द रीजन, जब हम अपने शेयर्स को रिडीम करेंगे, जितने भी शेयर होल्डर थे उन जिनसे हमने पैसा लिया होता, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी पॉकेट से पैसे देने पड़ेंगे। पॉकेट से पैसे बाहर आएंगे तो क्या होगा, आउट फ्लो होगा, आउट फ्लो होगा तो हम इसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट आया था मेरे पास बैंक के पेमेंट वाले में। बैंक की भी पेमेंट हमें कभी ना कभी तो करनी पड़ेगी ना। आज मैंने 2024 में लोन लिया है, 2024, 25, 26 कभी ना कभी तो पेमेंट करनी पड़ेगी। जिस दिन मेरे को पेमेंट करनी पड़ेगी उस दिन मेरी पॉकेट से क्या जाएंगे, जाएंगे, क्योंकि जिस दिन मैंने अरेंज किए थे पैसे आए थे, वो इनफ्लो था, और जैसे ही मैं इनकी पेमेंट करूँगी तो पैसे जाएंगे, आउटफ्लो होगा, वो माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट हो चाहे कैश क्रेडिट हो। जब भी आप अपनी लायबिलिटी को बढ़ाएंगे तो वो क्या हो रही है, कैश आ रहा है इवन, बट लायबिलिटी क्या हो रही है। मैंने कहा कि आपके बैंक के अंदर बैलेंस में 10,000 रुपये हैं, बट आपको रिक्वायरमेंट मान लीजिए 30,000 रुपये की है। ठीक है, रिक्वायरमेंट कितनी ज़्यादा है, 20,000 रुपये आपने और अरेंज किए हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी लायबिलिटी क्या हो गई है कि पहले आपकी लायबिलिटी क्या थी, सॉरी पहले आपके बैंक के अंदर बैलेंस कितना है, 10,000 है, पर आपको चाहिए कितने पैसे, 30,000 रुपये चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल है ये, ठीक है, आपको रिक्वायरमेंट है 30,000 रुपये की, 10,000 रुपये तो आप यहाँ से अरेंज कर सकते हो, 20,000 रुपये बैंक वाले क्या करेंगे, आपको अरेंज करके दे देंगे, ओवरड्राफ्ट कर देंगे। तो ये 20,000 रुपये आपके पास क्या है, कैश अरेंज तो हो गया, कहीं ना कहीं आपकी लायबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। सेम इस तरीके से भी मैंने कहा कि 3 महीने के बाद मैंने क्या कर दिया, उसको रीपे कर दिया, तो यहाँ पर ओवरड्राफ्ट का बैलेंस क्या हो रहा है, 10,000 से कितना हो गया, 30,000 हो गया था, नहीं हो गया था, बट जब इसकी रीपेमेंट करूँगी तो मेरा बैलेंस क्या होगा, कम होगा। तो ये बात ध्यान रखना, चाहे कैश क्रेडिट हो चाहे बैंक ओवरड्राफ्ट हो, इसका बैलेंस जब इंक्रीज होगा तो इसका मतलब है पैसे आ रही हैं, बट कहीं ना कहीं हमारी लायबिलिटी, इसमें भी तो ऐसे था भाई, लोन मेरे पास पहले कुछ भी नहीं था, पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था, अब मेरे पास क्या हो गया, बढ़कर सामने आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अब मैंने पैसे को क्या किया है, अरेंज किया है, पैसे को अरेंज किया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, पैसे मेरे पास आए हैं। तो क्वेश्चन आपको पता कैसे मिलेगा, आपकी बुक के अंदर, आपकी किताब के अंदर कुछ इस तरीके का मिलेगा कि 2023 के अंदर बैलेंस कुछ था, 2024 के अंदर बैलेंस कुछ है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए लैंड का एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, लोन का एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, शेयर का एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, और आप ले लेते हैं करंट एसेट्स कोई भी, करंट लायबिलिटी कोई भी, छोटा सा डमी एग्जांपल है, बाकी हम बाद में करेंगे। 2023 के अंदर मान लीजिए यहाँ पे ये क्या है, 2 लाख रुपए की है, यहाँ पे 4 की हो गई है, ये कितना है, लोन क्या है, पहले कुछ भी नहीं था, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो गया, 1.5 लाख रुपए का हो गया। शेयर है मेरे पास पहले 10 लाख के थे, अब कितने हो गए हैं, मान लीजिए ये हो गए 12 लाख के। करंट एसेट्स मेरे पास हैं 20,000 रुपये के, अब यहाँ पर कितना हो गया, ये 18,000 हो गया।
और करंट लाइबिलिटी मेरे पास कितनी है, मान लीजिए 8,000 रुपये की, और ये होगी है 9,000 की। कुछ बैलेंस नज़र आए? अब जितना मैंने समझाया उसके हिसाब से हम एंट्री करेंगे। सबसे पहले क्या है, ये लैंड कैसा पार्ट है, फिक्स एसेट्स है। फिक्स एसेट्स किसका पार्ट होता है? अब मैंने कहा कि पहले कितनी थी मेरे पास, अब कितनी हो गई है। अब मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि मेरे को क्या लेना है, केवल यहाँ पे लिखा था मैंने, कहाँ गया भाई, पता नहीं कहाँ गया, ये देखो कहाँ गया मशीन। अच्छा, फ्लो के अंदर समझाया था, पीछे वाली स्लाइड पे समझाया था कि फ्लो मेरे पास क्या हो रहा है, चेंजेस लेने होते हैं हमें यहाँ पे। तो मेरे पास पहले 2 लाख था, अब कितना हो गया, बढ़ रही है घट रही है, अब बढ़ रही है, एसेट्स बढ़ रही है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये हमने खरीदी है। और जब खरीदते हैं तो हमारे पास से क्या होगा, पैसा जाएगा। तो बैलेंस क्या होगा मेरे पास, नेगेटिव के 2 लाख होंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आ जाएंगे, जो मैंने आपको यहाँ पे चार्ट बनाया था कुछ ऐसे। यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आएगा सेल ऑफ द परचेज ऑफ द एसेट्स। नेक्स्ट क्या दिखाई दे रहा है आपको, लोन किसका पार्ट है, कि मैंने पैसे को क्या किया है, अरेंज किया, पैसे को अरेंज किया, तो फिनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। अच्छा, पहले लोन क्या था, 0 था, अब क्या हो गया, बढ़ गया, लायबिलिटी बढ़ गई है, बढ़ी है नहीं बढ़ी है, बट कहीं ना कहीं पैसा आया है, तो इनफ्लो क्या होगा, प्लस में होगा, और कितना होगा, 1,50,000 से। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, शेयर पहले कितने के थे, अब कितने हैं, 12 लाख। क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं, शेयर बढ़ रहे हैं, दैट मीन्स पैसे की अरेंजमेंट हमने और कर ली है, पैसा आ रहा है, तो ये क्या होगा, प्लस होगा फिनेंसिंग एक्टिविटीज़ में 2 लाख से। चेंजेस बीच का डिफरेंस लेना, नॉट अ प्रीवियस और नॉट अ जो इस साल का है करंट ईयर का, एज इनके बीच का डिफरेंस लेना है, क्योंकि फ्लो में हमने क्या देखा था, मूवमेंट या फिर चेंज। नेक्स्ट क्या है, करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स क्या हो रही है, कम हो रही है। कम होने का मतलब क्या है, मेरे पास सेल कर दी है, और जब भी मैंने करंट एसेट्स को सेल करेंगे तो किसका पार्ट है, तो ये इससे और ऊपर आएगा, आएगा नहीं आएगा, कितने से बढ़ रही है, कम हो रही है, दैट मीन्स हमने सेल किया है, सेल करने से मेरे पास क्या हुआ, इनफ्लो हुआ है। ठीक है, अब अभी फिलहाल इनडायरेक्टली ये समझ लेते हैं सेल की है। ठीक है, बाद में आपको मैं बता रही थी ना 3 पॉइंट्स करने, उसमें डिस्कस करेंगे। इनफ्लो कितना हो रहा है, 2,000 रुपये का हो रहा है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट क्या है, करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी 8 से कितनी हो गई है, लायबिलिटी है, बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं पैसा हमारे पास ऑब्वियस है आ रहा होगा, तो पैसा जब आ रहा है तो उसे हम क्या करेंगे, प्लस ही करेंगे। यहाँ पे करंट लायबिलिटी का बैलेंस आ गया 1,000 रुपये। तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊँ, ये कह सकते हैं गोल्डन रूल कैश फ्लो स्टेटमेंट का, कि जब जब मेरे पास क्या हो रही है, एसेट्स बढ़ रही है, क्या हो रही है, एसेट्स जब बढ़ रही है तो मेरे पास पैसा आ रहा है, जा रहा है, जा रहा है, तो मैं यहाँ लिख दूँ आउट फ्लो हो रहा है। और जब जब मेरे पास एसेट्स कम हो रही है तो इसका मतलब क्या है, इनफ्लो हो रहा है। इनफ्लो का मतलब क्या है, पैसा आ रहा है, तो यहाँ पे इनफ्लो लिख दूँ। अच्छा, लायबिलिटी के साइड कैसा रिलेशन नजर आ रहा है, कि जब जब मेरे पास लायबिलिटी बढ़ रही है तो पैसा क्या हो रहा है, आ रहा है, इनफ्लो। और जब जब मेरे पास लायबिलिटी कम हो रही है, दैट मीन्स उनकी हम रीपेमेंट कर रहे हैं, तो मेरे पास क्या हो रहा है, तो मैं ये कह सकती हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर एसेट्स के साथ कैश का संबंध नेगेटिव है और लायबिलिटी के साथ कैश का संबंध पॉजिटिव है, राइट। एस लायबिलिटी बढ़ी, पैसा भी बढ़ा, लायबिलिटी घटी, पैसा घटा, बट एसेट्स में क्या हो रहा है, एसेट्स बढ़ी तो पैसा, सिंपल सी बात है, एसेट्स बढ़ने का मतलब क्या है, कोई ना कोई चीज़ हम खरीद रहे हैं। उम्मीद करेंगे अब आपको पूरा टॉपिक कंप्लीट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसको रीड करेंगे, पेज नंबर किसी की बुक के अंदर 6.6 पे पेज पे होगा, या फिर आपकी नई बुक है तो 10.7 पेज पे होगा, राइट। कल वाली क्लास के अंदर हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर 3 पार्ट्स होंगे। ऑपरेटिंग, ये बिल्कुल सिंपल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के 3 पार्ट हैं। ठीक है, कि नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल कैसा होता है, और आपका कैश इन कैश इक्विवेलेंट वाला टॉपिक रहता है जो सबसे अभी आज फिलहाल इतने करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो अभी हो सकता है।